देखिए, भदौरिया जी की बात से एक बात स्पष्ट हो गई। मैंने जितने जितने विषय दिखाए थे, कांग्रेस इसकी एक्सपर्ट हो या ना हो, मगर समाजवादी पार्टी दंगे की बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिक्चर चालू करो बे। देखिए कैसे कैसे इन्होंने सूक्ष्म स्तर तक उसका विवेचन करके बताया कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीनों से सब घटनाएं आगे बढ़ी हैं, तो कुछ शक्तियां हैं ना जिनका मनोबल भी बढ़ गया है, जिनकी ताकत भी बढ़ गई है। सिर्फ यहीं पे थोड़ी हो रहे हैं, दंगे थोड़ी हो रहे हैं। विमानों को बम की अफवाहें भी चल रही हैं, दिल्ली के स्कूलों में बमों की अफवाहें चली हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर चीजें रखी हुई हैं। बात तो सही है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं सब आइसोलेटेड इवेंट हैं, ये सारी चीजें एक साथ हैं, क्योंकि देश ये समझ रहा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी ताकतों का मनोबल बढ़ गया है और इस तरह की घटनाएं पिछले 4 महीने में होने लगी हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो भदौरिया जी ये कहने का प्रयास करते हैं, मेरे भाई ये बताइए, आप कह रहे हैं हम तुर्क और इसमें वो करना चाह रहे हैं। देखिए कितनी शिद्दत है कि तुर्क और पठान में तो आना ही नहीं चाहिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मुस्लिम समाज की कोई जाति का समुदाय का विभाजन तो सामने आना ही नहीं चाहिए, मगर अभी जाके जोर जोर से कहेंगे कि हिंदू समाज में तो 100 विभाजन करने के लिए तैयार रहेंगे, मगर उसमें 2 का हो जाए तो कलेजा पे कैसे चाक ऐसा निकल जाता है यह दिखाई पड़ रहा है। और मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा भदौरिया जी, आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि सर्वाधिक दंगे, सर्वाधिक कानूनी अव्यवस्था हुई है तो आप यही दौरे हुकूमत में हुई है। माफियाओं और दंगाइयों के साथ अगर किसी पार्टी का संबंध रहा है तो ये मैं दर्शकों को याद दिला रहा हूं, मैंने नारा नहीं लगाया था, भारतीय जनता पार्टी नारा नहीं लगाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। और जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कि अजीत सिंह जी ने बोला था। तो ये 2 मैंने गैर भाजपाई नेताओं के और जो शीर्षस्थ नेता थे अपनी पार्टियों के उदाहरण बता दिया है। इसलिए आपकी कितनी भी प्रकार की बातें, मुझे लगता है आपके चेहरे पे लगे नकाब को जनता समझ चुकी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, आ रहा हूं। सरवर साहब बोले नहीं, सरवर साहब उत्तर प्रदेश में हुआ, ये तुर्क कोर्ट से पता, लेकिन ये इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले होता है तो कुछ नहीं होता। वही लोग होते हैं शांति से निकल जाते हैं, सब कुछ शांति से होता है प्रक्रिया, रिजल्ट आ जाता है सपा 7-2 से हार जाए। ये कैसे? अभी मजा आएगा ना। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे विषय में अभी आपने भी समझा नहीं कि मेरी नज़र कहाँ कहाँ रहती है, और कई लोग आपके स्टूडियो में समझा दीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ एक नई बात। 2 पत्रकार हैं, कई पत्रकार और आते हैं मेरे विषय में, कभी आपने नहीं जाना होगा कि मैं भी पत्रकार भी हूं। अच्छा, तो कभी जाना ही नहीं होगा। और अभी परिणाम से पहले मैंने 5 इंटरव्यू दिए हैं और खुद स्टोरी बनाए हैं। बहुत अच्छा। और मैंने उस इंटरव्यू में साफ शब्दों में कह दिया था कि परिणाम ये इन जगहों पर आ रहे हैं। मैंने दावा किया है, मैं चैनल का नाम यहां पर नहीं बताऊंगा, मैंने दावा किया था कि झारखंड में हर हाल में सोरेन वापस आ रहे हैं, और मैंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार बन रही है। तो मैंने तो ईवीएम को झांक कर नहीं देखा था। ये कांग्रेस को मत बता दीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूं। वो वीडियो जब कांग्रेस को मत बता दीजिएगा, वो कहेगी ईवीएम का था। अगर संपर्क करेंगे मैं बता दूंगा, मुझे बताने में क्या लगता है चैनल के नाम भी। लेकिन एक बात बता रहा हूं, मेरे साथ कुछ साथी रहते हैं जो जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर कई धरने किए। हर प्रोटेस्ट में मैं उनके साथ रहता हूं, ज्यों ईवीएम का धरना होता मैं अलग हो जाता हूं। इसके प्रमाण हमारे साथ रहने वाले जानते हैं। मेरा शुरू से यह मानना रहा कि खराबी अगर दिमाग में है तो आप ईवीएम को आरोप न लगाएं। ये जितने दल हैं जो आरोप लगाने वाले लाइन में हैं, मैं इनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कभी अगर मिलता हूं तो मैं कहता हूं कि जमीन पर आप नहीं हैं। आप जमीन पर जाकर देखिए कि आप कहां खड़े हैं। जो माइंडसेट है पब्लिक का, उसमें आप कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। जो मतलब जनता क्या चाह रही है, कैसा नेता उसे चाहिए, आपने ये बात जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। आप बंद कमरे में प्लान बनाते हैं। आपके यहाँ खादी का कुर्ता ऐसा है जिसका क्रीज टूटता ही नहीं है, वो ऐसे चलते हैं। हाँ, ये वाला गजब आया। जी। तो रुको जरा, सब्र करो। स्टार कल्चर में आप रहकर पॉलिटिक्स करेंगे तो आम जनों के बीच, झुग्गी झोपड़ी के बीच, वो गरीब लोगों के बीच, डाउन सेक्शन में ये नहीं है साहब। ये समझाने का तरीका है कि भैया मैं ग्राउंड की बात बता, एसी से बाहर निकलो, इलेक्शन एसी में जीत के इलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। वो इतनी यात्राएं कर रहे हैं में भी नहीं होगा। देखिए डाउन, आपको ग्राउंड पे जाना ही पड़ेगा। झुग्गी झोपड़ी नाले के किनारे बसे लोग, उनकी क्या जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, क्या मन में उनके प्लानिंग है, वो भी कुछ देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए सोचते हैं। आप वो चीज समझते नहीं है। भाजपा काम क्या कर रही नहीं कर रही मुझे नहीं मतलब, लेकिन भाजपा में एक अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टीमें बनी हुई है, वो पहुंच जाते हैं वहां तक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कोटा की बात हुई, इनको यह पता ही नहीं चला कि एससी में भी एक जाति विशेष का दबदबा है, और ओबीसी में भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, मुट्ठी भर चंद जातियां हैं जो अगली पंक्ति में खड़े वो सब लूट ले रहे हैं। कम से कम पॉलिटिकल शेयर तो 100% लूट ही रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 10 सेकंड, ईवीएम से पहले बैलेट पेपर का चुनाव होता था,
मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं अपने उस होश में जब वोट डालता था तो मैं सुनता था बूथ लूट लिया जी, बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया जी, छाप रहा है बंद करके जी, गन पॉइंट पर वोटिंग हो रहा है जी। तब कौन सा ईवीएम था साहब? तो ये जो परंपरा है, जो TN सेशन के बाद सुधार आते आते अब सुधार आया और फिर ईवीएम आया। देखिए, त्रुटियां, गड़बड़ियां, प्रभाव का असर ये स्वाभाविक है, जिसकी सरकार होती है, सत्ता होती है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन आप टोटल उसी पर डाल देंगे, ये कतई नहीं। वोट होता है, अगर वोट होता है तो फिर वोट निकलता है ईवीएम में।